जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं अब्दुल कदीर, एहसान, हमजा, साकिब, उसामा, उस्मान, अशरफ एंड सादिया? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तरह खैरियत। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां दे, इज्जतों से नवाजे। तो क्या खबरें हैं, कुछ रिवीजन पे काम शुरू करें। कल का जी लेक्चर सर करें। हमारा दैट वाज where to go. Well, okay. So far we have finished chapter number 1, Introduction to Business and Accounting. कोई क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से रिलेवेंट? कोई रीडिंग मटेरियल जो मैंने आपको दिया था कि आपने बुक रीड करनी है? एनीथिंग इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी? सर ये एमसीक्यूज हैं एक। जी बेटे बोलिए। तो ये 16th वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, क्या उसमें पूछना बेटा? ये सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेज नंबर बेटे बोलिएगा। पेज नंबर 19 सर। पेज नंबर 19। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में क्या बात मालूम है? सर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल को इंक्रीज करे। कैपिटल को इंक्रीज करें। ओके, अभी देख लेते हैं वो इंक्रीज करता है कि नहीं करता कैपिटल। 16 की बात कर रहे हैं बेटे? जी सर, 16 16 17 दोनों। Bismillahirrahmanirrahim. We'll talk about capital and revenue expenditure today. Recording में लगा दूं। So we'll be talking about capital and revenue. अच्छा बेटे, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने का है ये है कि एक्सपेंडिचर दो नीयत के होते हैं। एक्सपेंडिचर्स दो नीयत के होते हैं। एक वो जिसको आप एसेट कहते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं आप, और दूसरा वो जिसको आप एक्सपेंस कहते हैं। क्योंकि आप लोग पूरी अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने
एक हतमी बात पहले की है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान में लेंगे, इसको मैं दूसरी इंक के साथ लिखूंगा। एक्सपेंडिचर these are incurred for obtaining economic benefits. Okay. Excuse me. Well, expenditures हम क्यों इनकर करते हैं, क्यों खर्च करते हैं? For obtaining economic benefits. जो assets होते हैं इनकी frequency of incurring expenditure is once in the lifetime of a specific asset, or we can say it lasts with the entity for more than one accounting year, or we can say economic benefit associated to these expenditures is enjoyed कह रहे हैं, by the entity in current reporting period as well as in the one or more subsequent reporting periods. अच्छा, अब जरा समझ लें कि बात मैंने क्या की है कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कितनी मरतबा ये अकर होगा एसेट की जिंदगी में, उस एसेट की जिंदगी में उसने एक ही मरतबा इस एक्सपेंडिचर ने इनकर होना है, या इसके बारे में ये कह लें कि इट लास्ट विद द एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ये एंटिटी के साथ इसका जो ताल्लुक होता है वो एक साल से ज्यादा अरसा तक रहता है, या आप ये कह लें कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो इस एक्सपेंस से एसोसिएटेड होता है वो कंपनी या एंटिटी एंजॉय करती है, इज एंजॉयड बाय द एंटिटी इन करंट रिपोर्टिंग पीरियड, इस साल में भी, और एज वेल एज इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स में भी उसको एंजॉय करती है। इसको कहते हैं हम एसेट। ये एसेट की एक किस्म का आप कह लें कि डिटेल है, ठीक है।
जबकि इसकी डेफिनेशन, एसेट की डेफिनेशन जो है वो सादा सी है कि जी दीज आर द रिसोर्सेज इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, जो एंटिटी के कंट्रोल में रिसोर्सेज होते हैं और जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसका पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की फ्रीक्वेंसी of incurring expenditure जो है इसकी is one time or more than one time in one reporting period. In one reporting period. Okay. उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको इनकर करने की, या तो रिपोर्टिंग पीरियड में एक दफा आप इनकर करते हैं या मोर देन वन टाइम आप उसको इनकर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं, और इट कैरीज economic benefit for one reporting period or within one reporting period। इसको आप कह लें, इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड और वन रिपोर्टिंग पीरियड में इसका होता है। इट एक्सपायर्स within the reporting period as to its economic benefit। तो जो एसेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो एक्सपेंस होते हैं उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इधर आता है, आपने कह रहा है कि बिजनेस हैज इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। एक्सटेंशन इन बिल्डिंग। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन किनका था बेटा? मेरा सर मोहम्मद उसामा। जी उसामा, आप बताओ बेटा कि बिल्डिंग में जो एक्सटेंशन है, मतलब आपने 2 कमरे बनाए, 1 कमरा बनाया, बिल्डिंग में एक्सटेंशन, क्या आप हर साल बिल्डिंग में एक्सटेंशन करेंगे या एक मरतबा बिल्डिंग में एक्सटेंशन करने के बाद आप को 5 साल 10 साल गुजारेगी वो एक्सटेंशन? एक ही बार करेंगे सर। एक ही बार करेंगे। तो इसकी वंस इन द लाइफ टाइम आपने जो बिल्डिंग में एक्सटेंशन की या वो जो बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग एसेट में एक ही मरतबा बिल्डिंग बनती है, बार बार बिल्डिंग नहीं बनती। ठीक है, ओके। फिर रिपेयर टू बिल्डिंग। रिपेयर टू बिल्डिंग जो है ये तो कई मरतबा आपको करवाना पड़ती है ना, हर साल आपको रिपेयर करवाना पड़ती है। ठीक है, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपायर हो जाते हैं साल के अंदर। ठीक है, ओवरहॉल टू मशीनरी दैट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपने मशीनरी की ओवरहॉलिंग कराई जिसने कि प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी इंक्रीज कर दी। अब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर? ओके, आप एक्सटेंड बिल्डिंग की एक्सटेंशन को और मशीनरी की जो ओवरहॉलिंग हो रही है जिसकी वजह से
प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसकी यूजफुलनेस इंक्रीज हो रही है। वो अब 1 साल पहले प्रोडक्शन करके खत्म हो जाती थी, अब वो आपकी प्रोडक्शन जो है सपोजली 3 साल 5 साल उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का इंक्रीज होना जो है वो बता रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अगर इंक्रीज जगह लिखा हो टू मेंटेन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है। अगर लिखा हो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, ये जरा मुझे समझाएगा कोई बच्चा? मेंटेनेंस तो एक्सपेंस में चला जाएगा ना सर। हाँ, इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा एनोलॉजी एक देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। आप अपनी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाते हैं, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवा के आप समझते हैं कि जी ये ज्यादा किलोमीटर चल सकेगी, या जितने किलोमीटर से चलना है उतना जरूर चलेगी, आप उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ट्यूनिंग जो है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो इंक्रीज जो होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आप मेंटेन रखते हैं। आप अगर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो उस एसेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के लफ्ज की बजाय आपने ये देखना है कि आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और उसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो के विद इन द ईयर उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हुई है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, और विद इन द ईयर आपने जो है उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर ली है, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को जरा थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको जो है वो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो बेटे, ये वो चीज़ है जो अमूमन प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टूडेंट्स को तंग भी करती है, और शायद एग्जामिनर भी बाज का जो है इतनी एहतियात नहीं करता, और स्टूडेंट को जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट पूछने के बजाय एम्बिग्यूटी में रखता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया। अच्छा, ये देख लीजिएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी, ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड। आपकी मशीन 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी और आप 500 यूनिट्स में सेल कर देते थे। फिर आपने एक कॉस्ट की यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, इसकी एक करंट पोजीशन थी। आफ्टर, अब ये समझ लो, आफ्टर ओवरहॉलिंग, ये वाली आपने कॉस्ट इनकर की है। आफ्टर ओवरहॉलिंग, आफ्टर ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी जो है वो सपोजली 2000 यूनिट्स हो गई। और वो सारे के सारे आपने उस साल में सेल भी कर दिए ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। जो आपका रिपोर्टिंग पीरियड सपोजली 31 दिसंबर 2020 को एंड हो रहा था, 31 दिसंबर 2020 आपने सेल भी कर दिए। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई या नहीं? उसामा? जी सर, हुई है। हुई, लेकिन वो जितनी भी आपकी इंक्रीज हुई सारी की सारी कंज्यूम भी होगी, इकोनॉमिक बेनिफिट भी उसी साल में मिल गया। अब ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन कैपेसिटी का इंक्रीज होना जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट उसी साल में एक्सपायर हो गया ना। यहाँ पर क्या लिखा, एक्सपायर विद इन द पीरियड। ओके, उससे रेलिवेंट जितना भी इकोनॉमिक बेनिफिट था आपने हासिल कर लिया, वो जितनी भी आपने ओवरहॉलिंग करवाई थी जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी, वो आपकी उसी साल में कंप्लीटली होगी। अब उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट ईयर
एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन रहा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में जब भी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, लिखा होता है इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं? अब इस अच्छा यहाँ पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ठीक है। उसी सिनेरियो में वो कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, और उसी सिनेरियो में वो कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। जी बेटे बताएं, अब आपका कोई क्वेश्चन है इस पे? नो सर, क्लियर है। क्लियर हो गया? उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया। और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटे? जी सर, क्लियर। अच्छा, तो अब आपका क्या क्वेश्चन है सर? एक मिनट नोट कर लें, स्लाइड नीचे कीजिएगा। जी बेटे जरूर नोट कर लें। सर एक और क्वेश्चन है। जी बेटे एक मिनट में नोट कर लेने दीजिए। आप स्लाइड आपको कंप्लीट नजर आ रहा है बेटा? ये मेरा जूम आउट नहीं हो रहा। अच्छा जी क्वेश्चन बोलिए बेटा। सर जो रिपेयर्स टू बिल्डिंग होती हैं सर, वो कॉस्ट में शामिल नहीं होती ना बिल्डिंग? हाँ रिपेयर जो होती है वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके सर। ठीक है जी। और किसी बच्चे ने कोई सवाल करना है? नोट हो गया अब्दुल कदीर? ओके वंडरफुल। वेल राइट, तो कोई और एमसीक्यू या कोई और प्रॉब्लम को पॉइंट टू डिस्कस? बेटे उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, ये मैं भी देख रहा था कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जो आप कह रहे हो। उसने ओवरहॉल जो किया मशीन को, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसने सिर्फ रिपेयर टू बिल्डिंग को लिया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सिचुएशन यही होती है कि जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही लिया जाता है। मतलब बहुत कम चांस होगा कि एग्जामिनर इस तरह का सिनेरियो बनाएगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जिस साल में इंक्रीज हुई उस साल में कंज्यूम हो गई। मैंने सिर्फ एक एहतियाती तौर पे आपको उसकी उस डेप्थ तक लेकर गया हूँ। अदरवाइज नॉर्मली आप ये देख लें कि यहाँ पर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको ट्रीट किया। ओके ओके सर। समझ गए? ऑलराइट, ये देखना चाह रहा था कि क्या है इसके अंदर। वेल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट जी बच्चों, conceptual framework for financial reporting। देखिए बेटे, मैं आपको ये बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताऊं।
क्योंकि आप अकाउंटिंग काफी हद तक पढ़ चुकी हैं, अब आपको इंशाल्लाह ताला बातें समझ आना शुरू होंगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इन financial statements and other means of मैं बड़ा मोहतात होकर कुछ आसान लफ्ज यूज करना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कुछ हद तक आपने पढ़ी है, लेकिन बहरहाल एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इन, इसको रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और अदर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, और कुछ और हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के जरिए होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, यूं कह लीजिए आप, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने अपने लेवल पर जो पढ़ी हैं अभी तक, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, शामिल है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट शामिल है। ठीक है, जो आपने पढ़ी है, जिसका ताल्लुक आपके साथ बनता है। जो आपने अभी नहीं पढ़ी उनमें स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ेंगे इसको आप। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और नोट्स। और अगर मैं अदर मीन्स की बात करूं, तो अदर मीन्स में फाइनेंशियल रिव्यू, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनवायरनमेंट रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी आप इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप अकाउंटेंट बनने की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, आप इनको पढ़ते चले जाएंगे। ये देखो ना, अभी तो इब्तिदा में आप हैं, तो आपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ा, तो आपने देखा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स के जरिए से आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों की जाती है, किसको की जाती है? टू प्रोवाइड
useful information about the entity for users of financial statement, ठीक है, और रिपोर्ट्स मैं कह रहा हूं। असल में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उनके लिए यूजर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजर्स की बात यहाँ पर मुख्तसर पैराए में करूं तो यूजर्स में तीन अहम यूजर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है, देखता है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस है। एक लेंडर्स जिन्होंने बिजनेस को कर्जे दिए हुए होते हैं, और एक क्रेडिटर्स जिन्होंने बिजनेस को उधार माल दिया हुआ होता है, ठीक है। ये प्राइमरी यूजर्स हैं। इसके अलावा कुछ अदर्स भी आप डाल लें जिसमें के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कस्टमर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी यूजर जो है इन्वेस्टर, लेंडर एंड अदर क्रेडिटर्स हैं, वो असल में चाहते हैं कि हमें पता चले कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस इदारे की, इस बिजनेस की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। उसके लिए उनको एक अच्छे अंदाज से इंफॉर्मेशन पहुंचे, इस बात को IASB इंश्योर करता है। IASB कौन है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हो जाता है यार, मैं लिखा था इन्वेस्टर, क्या हो गया है इस एरिया को? Some issue. Anyways, ISB, International Accounting Standard Board. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किस तरीके से इंश्योर करता है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रोवाइड की जा रही है इंफॉर्मेशन, वो उसका क्या तरीकेकार होना चाहिए। वो पहले तो एक फ्रेमवर्क देता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और उसके ऊपर वो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में उसने आपको एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइन टू द प्रिपेयरर्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किस तरीके से बनानी है, ठीक है, जिसमें कि अहम एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल है, और यही दो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी पढ़ी हुई हैं। वापस चलते हैं। वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, by many entities around the world. These financial reports are based on estimates, judgments and models. कुछ estimates उसमें किए होते हैं, जैसे आपने provision for doubtful debt पढ़ा,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा, ठीक है। जजमेंट्स हैं, आप जज कर रहे होते हैं कि जिसकी यूजफुल लाइफ क्या है, आप जज कर रहे होते हैं कि जी ये अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं ये हमें पैसे नहीं दे रहे, इसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। आप बहरहाल जज कर रहे होते हैं कि इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो उसकी कॉस्ट से कम तो नहीं हो गई, ताकि आप उसको इन्वेंट्री को राइट डाउन करें। सारे आपने अपने सिलेबस में पढ़ लिए पॉइंट्स, ठीक है। एंड मॉडल्स दैट रादर देन एग्जैक्ट डिपिक्शन, आप या कोई ना कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए डिफरेंट मेथड्स आप यूज करते हैं। अब एग्जैक्टली तो नहीं आपको पता चल जाता ना कि ये एसेट कितना इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर चुका है, आप एक मेथड लगाते हैं उसके ऊपर या मॉडल लगाते हैं। आप आगे जाके कुछ और पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है, ये इस तरह की चीजें आप अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो conceptual framework establishes the concept that underlie those estimates, judgments and models। अब conceptual framework जो है वो उसके बारे में आपको बताता है कि आप किस तरह से ये estimates यूज करेंगे या किस एक्सटेंट तक जाके आप उसको यूजफुल बनाएंगे इंफॉर्मेशन को जो इन मॉडल्स के जरिए से या एस्टिमेट्स या जजमेंट्स के जरिए से प्रोड्यूस हो रही है। Financial statements are prepared in accordance with approved accounting standards। उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर ली, अप्रूव्ड जो कि आईएसबी फ्रेमवर्क ने इशू किए, और जो आईएसबी फ्रेमवर्क पे बेस है आईएसबी ने इशू किए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ने। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अप्रूवल ये है कि जिसको एसईसीपी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया विद द रिकमेंडेशंस ऑफ आईकैप। आईकैप रिकमेंड करता है, उसकी यूजफुलनेस बताता है, उसके तमाम देखता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की होंगी, और वो रिकमेंड करता है एसईसीपी को। एसईसीपी फिर उसको एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली रूल का हिस्सा बना देती है। वो रूल्स जो है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, जैसा कि उन्हें पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए। Approved accounting standard comprise of such international financial reporting standards issued by the ISB and IFAS। हाल पाकिस्तान में इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी ICAP ने इशू किए हुए हैं, ठीक है। Issued by the ICAP, okay, as are notified under the Companies Act 2017, ठीक है। In case requirements of IFRS are different from 2017 Act, the provision or directives of Companies Act 17 shall prevail। क्योंकि हम तो पाबंद है ना अपने कानून के, हमारा कानून जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। तो अगर किसी जगह पे कंपनीज एक्ट 2017 कहता है कि आपने अकाउंटिंग के लिए फलाना मॉडल अपनाना है या अकाउंटिंग इस तरतीब से करनी है, तो यू हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट 2017। अगर कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी सजा होती है। However, since CAF 1 आपका लेवल is an introductory subject, therefore requirements of Companies Act are not discussed over here। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह आप जाके पढ़ेंगे। लेकिन बेटे ये पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पैराग्राफ में बहुत सी पॉइंट मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपसे कुछ हल्की फुल्की बात मैंने की है, रीड मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। Conceptual framework sets out concepts that underlie the preparation and presentation of financial statement। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। मैंने यूजर्स की भी बात की आपसे। इसका मकसद ये है आईएसबी को असिस्ट करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स किस तरह से बनाने हैं, उनको रिव्यू करने में जो एग्जिस्टिंग है और डेवलप करने में, उनको डेवलप कैसे करना है और जो अभी एग्जिस्टिंग है उनको रिव्यू कैसे करना है। ये इसका मकसद है आईएसबी को असिस्ट करना इन प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन। यानी कि आईएसबी तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना,
वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किस तरह तमाम मुल्कों की अकाउंटिंग को हार्मोनाइज करेगा। ओके, कैसे वो हार्मोनाइज करेगा of regulations, accounting standards and procedures relating to the presentation of financial by providing a basis for reducing the number of alternative accounting treatments permitted by IFRS. के बाज़ का alternative accounting treatments की वजह से एक कंट्री जो है वो किसी एक मॉडल को अपनाए हुए दूसरी कंट्री किसी दूसरे मॉडल को अपनाए हुए हार्मोनाइज नहीं होती। हम कंट्री की बात नहीं भी करते, हम एक ही कंट्री में डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एक ही कंट्री में डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्री एक मॉडल को अपनाए हुए कोई दूसरे मॉडल को अपनाए हुए। चले हम एक ही इंडस्ट्री में दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडल अपनाए हुए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मॉडल को जो एक अलाउड ऑल्टरनेटिव के तौर पर लिया जाता है उसको अपनाए हुए है, तो कभी भी हार्मोनाइज नहीं होगी। तो वो कह रहा है कि फ्रेमवर्क आईएसबी को गाइड कर रहा है, असिस्ट कर रहा है कि वो हार्मोनाइजेशन को प्रमोट करे। अल्टीमेटली जो अलाउड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं वो कम से कम हो जाएं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ही तरीकेकार पर रहें। जैसे अभी भी मैं इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, आपने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर इन्वेंट्री की कॉस्ट को मालूम कर सकती है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वेटेड एवरेज पर भी कॉस्ट को मालूम कर सकती है। ये अलाउड ऑल्टरनेटिव है। वो चाहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे इन्वेंट्री को मेजर करें, चाहे वेटेड एवरेज कॉस्ट के मेथड को बेस करना है। अब ये दोनों मेथड से इन्वेंट्री की कॉस्ट तो डिफरेंट होगी। अब एक ही मुल्क में दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज या एक ही इंडस्ट्री में दो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर दो मुख्तलिफ मेथड्स को अपना रही हैं तो दोनों की इन्वेंट्री मेजरमेंट जो होगी वो डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे। तो आईएसबी अल्टीमेटली उन्हें कह रही है कि आप इसको हार्मोनाइज करने के लिए ये मिनिमाइज करें अलाउड ऑल्टरनेटिव्स। बाय द वे कोई बहुत पुरानी बात, तकरीबन 20 साल पुरानी बात है कि एक और मेथड भी होता था जिसे लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली निकाल दिया गया कि अब उस मेथड की बात भी नहीं की जाती क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। तो सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम से कम अलाउड ऑल्टरनेटिव्स हों ताकि हार्मोनाइजेशन हो। फिर टू असिस्ट नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, अब पाकिस्तान में नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी आईकैप है, उनको असिस्ट करे, आईएसबी को असिस्ट करे और उनको असिस्ट करे ताकि वो स्टैंडर्ड जो डेवलप करें वो इसी फ्रेमवर्क के तहत करें, फ्रेमवर्क जो बनाया हुआ है जिसमें ये गाइडलाइंस मौजूद है इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स। टू असिस्ट प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अकाउंटेंट्स, ओके, उनको असिस्ट कर रहे हैं कि अगर वो कोई स्टैंडर्ड नहीं अपना रहे, फॉलो नहीं कर रहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या नेशनल बॉडीज के स्टैंडर्ड, वो खुद से अपनी कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो इसी फ्रेमवर्क में रहते हुए पॉलिसी बनाएं, डेविएट ना करें इस फ्रेमवर्क से। ठीक है, इन डीलिंग विद टॉपिक्स दैट हैव नॉट बीन सब्जेक्ट ऑफ आईएफआरएस, या आईएफआरएस का वो सब्जेक्ट नहीं है, उस पे वो खुद से कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो प्रिपेयरर्स जो है फ्रेमवर्क में रहते हुए पॉलिसी बनाए। टू असिस्ट ऑडिटर्स, ठीक है, इन्फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद आईएफआरएस और नॉट। ओके, टू असिस्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जितना बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे उतने उनके साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इम्पोर्टेंट, ये इसके पर्पस हैं। जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट नोट करने का है, कहता है कि दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईएफआरएस, ठीक है, और ना ही ये ओवरराइड करता है किसी आईएफआरएस को। ओके, कहता है कि अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए आईएफआरएस और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के माबैन, तो इन केसेस में आईएफआरएस प्रिवेल करेगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं, आईएफआरएस को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है बेटे, अच्छा जी। अब आईएफआरएस में कुछ चैप्टर्स हैं
8 चैप्टर्स हैं, सॉरी आईएसबी फ्रेमवर्क में, आईएसबी फ्रेमवर्क में 8 चैप्टर्स हैं जिनको के वो डील करता है। वो सारे के सारे आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं हुए हुए। आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ हद तक पूछी जा सकती हैं। और अकाउंटिंग एलिमेंट्स की डेफिनेशन, उनकी रिकग्निशन, उनकी मेजरमेंट, ये अलग अलग चैप्टर हैं बाय द वे। डेफिनेशन, रिकग्निशन, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। ओके, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मैंने आपसे जिक्र किया था इन 3 यूजर्स का, इन्वेस्टर, लेंडर एंड अदर क्रेडिटर, ठीक है। ये कौन से हैं? ये एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल, जो एग्जिस्टिंग है और जो पोटेंशियल है। ओके, उनके लिए हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाना है। अब इसको आप इस तरह से पढ़ लें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंस। अब देखिए इसने यहाँ पर रिपोर्टिंग का जिक्र किया। मैं आपको, ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है, अमूमन लोग इसको जो है वो इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते इस नुक्ते को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जिक्र है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investor, lender and other creditor. ये 3 आपके primary users हैं in making decision about providing resources. अब देखो, इन्वेस्टर ने रिसोर्सेज क्या देने हैं? कैपिटल। लेंडर ने क्या देना है? कर्जा। क्रेडिटर्स ने क्या देना है? उधार पर इन्वेंट्री, गुड्स, सर्विसेज उधार पर देनी है। वो तमाम रिसोर्सेज है ना एंटिटी के लिए। Those decisions involve buying, selling or holding entity and debt instruments and providing or settling loan and other forms of credits. अब ये decisions हैं उनके कि क्या ये users, ये investor, lender and creditor, क्या ये resources दें इनको? ठीक है। एक बात बेटे मैं आपको बताता चलूं, आपके साथ पहले भी इसका जिक्र हुआ है कि रिसोर्सेज बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, ठीक है। आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर से जो एसेट लेते हैं वो क्या आप लेते हैं? आप कैश डेबिट करते हैं और कैपिटल क्रेडिट करते हैं। एसेट आ गया बिजनेस में। आप लेंडर से एसेट लेते हैं, कौन सा? कैश डेबिट करते हैं और लोन क्रेडिट करते हैं। बेटे ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिटर से आप इन्वेंट्री एसेट के तौर पर लेते हैं, आप इन्वेंट्री, गुड्स और क्रेडिटर अकाउंट्स पेएबल आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इन्वेस्टर, लेंडर एंड क्रेडिटर ये आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं। अब उन्होंने ये देखना होता है कि हम आए रिसोर्सेज दें या ना दें। अब मेरे ख्याल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन्वॉल्व बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट कर्जे की बात कर रहा है जो लेंडर ने आपको प्रोवाइड कर, ठीक है। इक्विटी जो है वो इन्वेस्टर ने प्रोवाइड कर, प्रोवाइडिंग और सेटलिंग लोन्स एंड in order to make these decisions, the users need information to help them assess the prospects for future net cash inflow to an entity, ठीक है। अब ये डिसीजंस लेने के लिए यूजर्स को बहरहाल हेल्प रिक्वायर्ड होती है। यूजर्स नीड इंफॉर्मेशन टू हेल्प देम, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो उनको हेल्प कर सके। किस हवाले से? कि असेस करें क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके नेट कैश इनफ्लो टू एंटिटी के, कि वो जो डिसीजन लेंगे उससे एंटिटी को क्या बेनिफिट होगा। जब एंटिटी को बेनिफिट होगा अल्टीमेटली इन यूजर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू असेस एन एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, यूजर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी, ठीक है। अब ये 2 बातें मैं जरा पहले आपको समझाऊं। रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी आपको बता चुका हूं क्या होते हैं, एसेट्स,
और क्लेम्स क्या होते हैं? ओनर्स इक्विटी, ठीक है, एंड लायबिलिटीज। आपने पढ़ी हुई है इक्वेशन ये वाली, ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। बेटे बड़े तवज्जो से आप इसको, आपको एंजॉय करना चाहिए इन चैप्टर्स को। पूरी अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपको मजा आना चाहिए इन चैप्टर्स को पढ़ने का। ये सब वो बातें हैं जो कि आपने पढ़ी, आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए आपको ये बातें सीखने को मिल रही हैं कि होता क्या है इनफैक्ट। तो कह रहा है कि वो इन ऑर्डर टू असेस एन एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, प्रोस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि नेट कैश इनफ्लो होगा। यूजर वही इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर्स, बेसिक जो प्राइमरी यूजर्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी हो सकती है, कस्टमर हो सकते हैं, आम पब्लिक हो सकती है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें इन्वेस्टर, लेंडर, अदर क्रेडिटर की। इसको याद रखना, इन्वेस्टर, लेंडर, अदर क्रेडिटर। मैंने अकाउंटिंग एंट्री के जरिए भी आपको समझा दिया। यूजर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट के रिसोर्सेज क्या है इस बिजनेस के, इस बिजनेस के क्लेम्स क्या है। तो ये सारी की सारी बात कहाँ से पता चलेगी आपको? उन यूजर्स को, पता चलेगी बैलेंस शीट से। ठीक है, बैलेंस शीट की इक्वेशन है ना। तो बैलेंस शीट कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। और फिर वो कहते हैं हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली द एंटिटीज मैनेजमेंट हैज डिस्चार्ज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू यूज द एंटिटीज रिसोर्सेज। अब ये वो बात है जिसको मैंने कवर किया था यहां पर अदर मीन्स में, कि अब मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिव्यूज दे रही है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे रही है, एनवायरनमेंट रिपोर्ट दे रही है। उसके जरिए से उनको अब ये है, देखो ना, पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसमें अब आ गई, स्टेटमेंट्स भी आ गई, अदर रिपोर्ट्स भी आ गई, अदर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन भी आ गई कि हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव एंड द एंटिटीज मैनेजमेंट हैज or have discharged their responsibility to use the entity's resources. This information is also useful for decision by those who have the right to vote. Right to vote, shareholders यानी कि on or otherwise influence management performance. ठीक है, जो influence management यानी कि डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके लिए ये एक बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। बहरहाल जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है आपने पढ़ी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपको समझ आ रही है वो आपसे पूछेगा, वो टका के पूछेगा। ठीक है, इन्वेस्टर, लेंडर और क्रेडिटर को ध्यान में रखें, ये आपने पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टर से कैपिटल, लेंडर से लोन और क्रेडिटर से इन्वेंट्री आप लेते हैं। ओके, ये रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, अब वो बात को ये ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने के बाद, जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात उसने की, अब वो आपको लेकर जा रहा है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज, नोट्स। अब ये वो बातें जो कि मैं आपके साथ पीछे कर चुका हूँ। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, इसमें से आपने जो पढ़ रखी है वो ये दो हैं, बाकी आपने याद जरूर कर लेनी है। खास तौर पर ये तीन तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। उसके बाद दो ही सिर्फ रह जाती हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी में जितनी चेंजेस आएंगी वो, और उसके बाद नोट्स। अब वाज़ेह तौर पे वो आपको कह रहा है कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। अच्छा बेटे, मैं आपको एक और बात भी बताना चाह रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ये गलती करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एहतियात बरतते हैं इसमें। एक है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है, कंपोनेंट्स एलिमेंट्स। कंपोनेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ओके, और एलिमेंट्स क्या हैं? कोई बच्चा बता दे जरा मुझे। क्यों भाई, कोई बच्चा? आदिल, एहसन, हमजा, एलिमेंट्स क्या है? assets expense हाँ, बात पे सर एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंस, इनकम। इनकम। तो ये मेरे बच्चे ये जरा ज़हन में रख लेना। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अक्सर स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं और कंपोनेंट की जगह एलिमेंट्स, एलिमेंट की जगह कंपोनेंट लिखते हैं। ये बेटे नहीं घबराना इस पे आपने। ओके, वेल, अच्छा, these components, those component not in syllabus are mentioned for completeness only, क्योंकि वो बात पूरी नहीं होती ना, इसलिए उसने 5 components लिखने थे। Same financial position, statement of comprehensive income will be described in more detail later, हमने पढ़ ली है खैर से। अच्छा, the statement of financial position, इसमें अब मैं आपको ये जब हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपको पता है कि उसमें करंट नॉन करंट एसेट्स लिखे जाते हैं। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं बेटे? किसी ने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओनर्स इक्विटी, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला एसेट माइनस लायबिलिटीज इज ओनर्स इक्विटी और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इस फॉर्मेट को भी आप जानते हैं। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स लिखे जाते हैं, टोटल एसेट्स, ओनर्स इक्विटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, टोटल इक्विटी। अच्छा, ये एग्जामिनेबल है जी, ये वाला पैराग्राफ एग्जामिनेबल है। इस पैराग्राफ को एग्जामिनर बड़े तरीके से स्टूडेंट को उखाड़ता पुछाड़ता है। कहता है, ये देखो, कहता है ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे बता रही है कि हमारी हिस्टोरिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन या हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल हैं, हमने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले जो भी एसेट खरीदा या कर्जा लिया उसकी पोजीशन ली है। आज उसकी क्या वैल्यू है, बैलेंस शीट आज की वैल्यू शो नहीं कर रही होती, मास वाई चांद एक एसेट्स के, अगर आप वो भी उसका मॉडल यूज करें तो। अदरवाइज ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इट्स नॉट a statement of value. The value of a business is determined by the profits that the business is expected to generate. That the business is expected to generate. ठीक है, यानी कि फ्यूचर से मुतल्लक। मैंने आपको पहले बताया पास्ट इंफॉर्मेशन से बेस्ड होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पास्ट इंफॉर्मेशन कि पास्ट में आपने क्या किया, फ्यूचर में क्या होगा वो डिटरमिन करती है कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, बिजनेस इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट यूजिंग द एसेट दैट इज it owns. There is no way of telling what a business is worth by looking at the financial statement. Further analysis would be required to arrive at evaluation. बेटे जान, ये बाज का छुपे हुए जुमले जो हैं एग्जामिनर पूछता है और स्टूडेंट कहता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हालांकि उसकी बुक का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहता है वो पूरी बुक को खगाले, पढ़े, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला पढ़े, नहीं जो समझ आती बात पूछे। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक बिल्कुल छुपी हुई जगह पे सेंटेंस लिखे हुए हैं जो आपको मैंने हाईलाइट किए। फिर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। ओके, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपने अगर कुछ थोड़ा सा ज़हन में रखना है तो रीवैल्यूएशन ऑफ
फिक्स्ड एसेट आप ध्यान में रख लें कि वो इसमें लिखे जाते हैं। इसके अलावा अभी आपके सिलेबस में कोई चीज है ही नहीं है। अव्वल तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने नेक्स्ट में पढ़ना तो है ही है। ये जैसे कह रहा है अदर गेन्स और लॉसेस, तो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस इसके अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब आप पढ़ेंगे, अभी आपने रीवैल्यूएशन भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस का हिस्सा जो था वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट थी सिर्फ, और इनिशियल मेजरमेंट पे रीवैल्यूएशन नहीं होती, वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे होती है। वेल, so transactions that would appear in the statement of other comprehensive income are not in your syllabus, ये उसने क्या भी दिया बेटा। okay, OCI is not in your syllabus. Statement of comprehensive income in this syllabus include only those items which would be recognized in the statement of profit loss, सिर्फ profit loss आप क्या, ठीक है। बाकी इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, क्यों बेटे इनकम एक्सपेंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि नहीं? बच्चों जी जी सर कर की हुई है। सर। बताए ना जरा कोई बच्चा मुझे इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, अब्दुल हादी। अल्लाह के नेक बंदे, बोल ही नहीं रहा। देखो इनकम में जो चीजें शामिल है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, अदर इनकम्स सच एज इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, वो क्या कहता है, ये डेफिनेशन है। The term revenue means income earned in the course of normal business operation. In a statement of comprehensive income, revenue and other income are reported as separate items. इसी तरह से expenses को वो कहता है expenses arising in ordinary course of activity including cost of sales, salaries, wages, interest, ये वो कह रहा है interest on loan, और losses arising from आपके किसी भी event की वजह से हो। मैंने वैसे आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और ओनर्स इक्विटी की डेफिनेशन अलग से करवाई हुई है, यस और नो, ये बताओ। यस सर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको चेंज इन रिसोर्सेज एंड क्लेम्स की बात की थी। मैं इस स्टेज पर यहाँ पर थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोग पता नहीं उसकी डेफिनेशन सही तरीके से कर सकते हो या नहीं। मैंने एक्सपेंसेस के बारे में आपसे क्या ये बात की हुई है कि आपकी डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से एक्सपेंसेस होते हैं, और इनकम के बारे में क्या ये मैंने बात की हुई है कि इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से ये इनकम जो है वो जनरेट होती है। ऐसी बात की हुई है कि नहीं की हुई? जी सर। बस ठीक है, अब मुझे तसल्ली हो गई है, आप लोगों को ये बात मैंने डिस्कस की हुई है, और जब डेफिनेशन की बात आएगी तो आपने बात जरूर लिखनी है बेटा प्लीज। ओके, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर वो क्या बात करता है, A company statement of comprehensive income would also include the tax charges, ठीक है, जो इनकम टैक्स से मुतल्लक है। इनकम टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हमने बात देखी हुई है, सीखी हुई है, की हुई है, ठीक है। अब ये वो सारी बातें थियोरेटिकल कर रहा है जो कि आपने न्यूमेरिकली सॉल्व की है। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब ये बात करें ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो बेटे इसको आप ये ध्यान में रखें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात करना, ओके, आपने पास ये परेशान नहीं होना, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट की बात।
ओके, अब कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है। ओके, अगर वो आईएसबी फ्रेमवर्क बेस्ड क्वेश्चन आपसे करे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो मैंने आपको ये 3 यूजर्स बताए हैं। इन 3 यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाना ऑब्जेक्टिव है। बस इतनी सी बात आप लिख दें, ऊपर नीचे जो भी आपको अल्फाज पसंद आए आप इसके आगे पीछे लिख दें, लेकिन ये बात आपने लिखनी है कि आपने ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग दैट इज यूजफुल, ओके, इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल, एग्जिस्टिंग का मतलब जो इस वक्त का इन्वेस्टर है, पोटेंशियल जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, या जो अभी जिसने कर्जा दिया वो एग्जिस्टिंग है, जो आपको कर्जा देना चाहता है, अभी जो आपको उधार पे माल दे रहा है वो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है, जो आपको उधार पे माल देना चाहता है वो पोटेंशियल है। ठीक है बेटे, सिर्फ ये 4 लफ्ज आपको ज़हन में रखने हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आईएसबी कहता है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। कहता है जी कि ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब इनके बारे में आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होना चाहिए और कुछ चीज़ों को याद करके लिख भी लेना। ये मैं स्टार कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक्रूअल, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि एक्रूअल आपने इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की मेजरमेंट, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस मेजर करने होते हैं। इस एक्रूअल बेसिस को हम यूज करते हैं, ठीक है। कंप्लीटनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन आपकी उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद कंप्लीट होनी चाहिए। रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, फेथफुलनेस, उसकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एज पर फ्रेमवर्क, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, गोइंग कंसर्न, सब्सटेंस और फॉर्म, इन चीज़ों को। और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमने देख लिए, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम एंड ओनर्स इक्विटी, ठीक है। वेल, एक्रूअल बेसिस क्या है, अब मैं जरा थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आपको हाईलाइट करता जाता हूँ पॉइंट्स को जो कि आपने याद रखने हैं। एक्रूअल बेसिस में मैंने आपको कहा कि जी इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट्स एंड ऑन अ रिपोर्टिंग एंड क्लेम इन रिपोर्टिंग, ये even if the resulting cash is, ये वाली important बात, even if the resulting cash receipt and payment occurs in different periods, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो है वो उस साल से मुतल्लिक रेवेन्यू और उस साल से मुतल्लिक एक्सपेंसेस जो है वो मेजर हो रहे हैं, ताकि आप मैच कर सकें अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये इस पे बेस्ड आपको मेरा ख्याल है कि आप एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग प्रीपेड, ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इनको आप जब एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, अगर कोई इशू आएंगे तो हम उस पर बातचीत कर लेंगे। हमने इस पर पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि आप इसको आराम से समझ लेंगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के बारे में कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाई हैं उसमें आपने 12 कुछ मेथड्स, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मॉडल्स, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने अपनाई हैं, उनको कहता है कंसिस्टेंट आपने रखना है फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात करता हूँ, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया। अब शुड बी कंसिस्टेंट, ये नहीं है कि आपकी मर्जी आई, जब तक सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो जाते, अनलेस सर्कमस्टांसेस चेंज हो, तब आपने जो है वो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या उसके दूसरे मेथड पे जाना, ठीक है।
इसी तरह से आपने फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के लिए मैं आपके लिए एक आसान बात करता हूँ। इन्वेंट्री के लिए आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को अपनाया, अब नेक्स्ट ईयर में भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही चलता चला जाएगा। ये नहीं है कि जी आप वेटेड एवरेज एक साल करें और बेस्ट साल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे आप ले आए, ठीक है, कंसिस्टेंटली। इसी तरह से आपने अगर क्लासिफिकेशन कोई जो है वो किसी क्लासिफिकेशन मींस आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या आपने उसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्लब किया है क्लासिफिकेशन वाइज किसी एक एक्सपेंडिचर को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स को अमूमन जो है समझा जाता है कि सेल से रिलेटेड है, लिहाजा इनको जो है वो सेलिंग एक्सपेंस में क्लब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये तो हमारे एडमिन एक्सपेंस होना चाहिए, ये तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत को शो करता है कि हमने बैड नहीं होने दिया अपने रिसीवेबल्स को। तो आपने जो भी फैसला कर दिया, अब कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर बैड डेट्स को आपने वहीं पे फिर प्रेजेंट करना होगा, ठीक बात। तो कहता है ये सिंपल कैलकुलेशंस आपने जरूर देखनी है, कंप्लीटनेस को देख, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन इज ओनली यूजफुल इफ अ पर्सन कैन रिलाई इट। अब आप किस इंफॉर्मेशन पर रिलाई करेंगे जो कंप्लीट होएगी, ठीक है। इफ अ पर्सन कैन और अ यूजर कैन रिलाई, टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, ठीक है, टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट सब्जेक्ट टू मटीरियलिटी एंड कॉस्ट। आप उसकी जो है ये भी देखें कि जी इसकी कॉस्ट पूरी डिटर्मिन हुई हुई है, इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है। There is no need to include information if it is not material, and greater accuracy is not required if the cost of obtaining the extra information is more than the benefit. आप इसमें यहाँ तक बात को रखें, if not material, okay. Materiality is explained. Completeness referred to where all transactions that occur during the have been recorded. ये एक जुमला जो है ना आप ध्यान में रखें, आपकी उस साल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस मटेरियल ट्रांजैक्शंस वो तमाम रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं, ठीक है। तमाम मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट हो चुकी हुई है, डिस्क्लोज हो चुकी हुई है, ओके। जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी कंप्लीटनेस के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसकी कंप्लीटनेस को शो कर रहे हैं। ये कंप्लीटनेस इंफॉर्मेशन जो होती है, कंप्लीटनेस की जब करैक्टरिस्टिक्स को मीट करती है तब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर रिलाई कर सकता है। ये बात कंप्लीटनेस के रेफरेंस में। आपने कंप्लीटनेस में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, एक ये कि completeness refers to whether all transactions that occur during the period have been recorded, okay। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है, materiality and cost के रेफरेंस में वो कंप्लीट है। आपने उसकी उससे रिलेटेड जितने भी कास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कॉस्ट के रेफरेंस में दे सकता हूँ कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब मेजर करते हैं, जब आप इसकी कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, अभी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा कि आप उसकी इंस्टॉलेशन एक फिक्स एसेट को खरीदा, उसको यूजफुल कंडीशन में लाने तक के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो तमाम आप उसमें ऐड करते चले जाते हैं, तब जाके आप कहते हैं कि अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है, अब इसकी कॉस्ट को जो है मेजर किया जाएगा एज एन एसेट, ठीक बात। कहता है कि यहाँ पे एक रूल्स की एग्जांपल को भी आप कंप्लीटनेस के लिए यूज कर सकते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेलेवेंस, रेलेवेंस में वो कहता है कि डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। वो कहते हैं सिर्फ दो सूरतों में रेलेवेंट हो सकती है, अगर उसमें प्रेडिक्टिव एंड कंफर्मेटरी
वैल्यूज मौजूद हों, दोनों अलग अलग या दोनों इकट्ठी। ओके, प्रिडिक्टिव का मतलब आप उस इंफॉर्मेशन की बेस पर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर की बात को आप देख सकते हो, या आप कंफर्म कर सकते हो कि पास्ट में अगर आपने कोई डिसीजन लिया था तो वो डिसीजन करेक्ट था। ठीक है, ये कंफर्मेटरी वैल्यूज के अंदर हो। इट हैज प्रिडिक्टिव वैल्यू इफ इट हेल्प्स यूजर्स टू प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो प्रिडिक्ट करना चाहता है कि मैं इस कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करूं या ना करूं। ठीक है, अब वो चाहेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन वो मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसकी बेस पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जज कर सके और ये फैसला कर सके कि इस एंटिटी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब वो ऑब्वियसली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा होगा, उसके एसेट्स की पोजीशन को देख रहा होगा, वो देख रहा होगा कि इसमें लोन्स जो हैं वो कितने हैवी हैं, ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है या नहीं देती है एंटिटी। ओके, वो सारी चीजें जो हैं वो प्रिडिक्टिव वैल्यू रखती हैं। कंफर्मेटरी वैल्यू एक एग्जिस्टिंग लैंडर वो कहता है कि जी मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने इस बिजनेस को जो कर्जा दिया, क्या वाकई ये बिजनेस में मौजूद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे बता रही है कि जो कर्जा दिया वो ठीक दिया, तो वो कंफर्म करना चाहता है इस बात को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, वो कहता है हाँ इसके अंदर तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है कि इसने जो है वो मेरे लोन पर इंटरेस्ट पे कर दिया, और नजर आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नजर आ रहा है कि जिस मकसद के लिए लोन दिया था इसको, उसने वो कर्जा उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने वो उसके अगेंस्ट सपोजली कुछ मजीद रिसोर्सेज खरीदने थे, कुछ मजीद एसेट्स खरीदने थे, वो नजर आ रहा है। तो फिलहाल मैं आपके लेवल पर ये बात कर सकता हूं कि पोटेंशियल इन्वेस्टर और एग्जिस्टिंग लैंडर, इनकी एग्जांपल्स अगर आप ले लें, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है वो प्रिडिक्शन चाह रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड करना कि जी मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं। एग्जिस्टिंग लैंडर कह रहा है कि मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि जी मेरा डिसीजन टू प्रोवाइड फाइनेंस टू दिस एंटिटी करेक्ट था या नहीं। ठीक है, वो असेस कर रहे हैं। तो प्रिडिक्टेबिलिटी रिलेट्स to the future outcome, whereas confirmatory value relates to the past. ठीक है, both of them are interrelated. अब इसने आगे एग्जांपल्स दी हैं, उन एग्जांपल्स को आप बेटे पढ़ लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक पॉइंट है जो कि अमूमन पूछते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, मैं फेथफुल को समझाने के लिए एक बात किया करता हूँ। फेथफुल का मतलब होता है कोई अपना होना, ठीक है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं, जिस पे आप बेस कर रहे हैं अपनी बात। कहता है कि जी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो यूजर है, अगेन जब भी यूजर की बात करें तो आपने इन्वेस्टर और लैंडर एंड क्रेडिटर ये ज़हन में लेकर आने हैं आपके यूजर्स। तीन बेसिक यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड क्रेडिटर्स। तो कहता है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं वो चाहते हैं कि जी हमें पता चले कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है वो फेथफुली रिप्रेजेंट हो रही है। Financial should give a true and fair view, faithful representation तभी होगी of the financial position and financial performance and changes in financial position of the entity. Another way of saying this is that financial statement should provide a faithful representation. ठीक, तो ये वो पॉइंट है जिसको कि वो बात करता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू. Financial statements reports represent economic phenomena by
depicting them in words and numbers. इकोनॉमिक फिनोमिना को जब आप आसान लफ्जों में लेंगे तो इकोनॉमिक फिनोमिना आपके वही हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड ओनर्स इक्विटी। ये आपके इकोनॉमिक फिनोमिना है ना, ठीक है। आप जो इकोनॉमिक फिनोमिना उस बिजनेस एंटिटी को इम्पैक्ट कर रहा है वो यही है कि उसके बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी कितनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो वो ये देखना चाह रहा है कि जो ये वर्ड्स एंड नंबर्स के अंदर इकोनॉमिक फिनोमिना नजर आ रहे हैं वो वाकई उसी एंटिटी के हैं। ये बात मैंने फेथफुल को डिफाइन किया। फेथफुल, अपना, जो चीज अपनी होती है, ओके, क्या उसकी अपने हैं। जो इकोनॉमिक फिनोमिना हम क्लेम कर रहे हैं कि जी ये बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहे हैं, कि वाकई देखो ना एक एसेट है उस एंटिटी का नहीं है लेकिन उस एंटिटी की बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर नहीं बनी ना बैलेंस शीट। एक लायबिलिटी है, उस एंटिटी ने वो कर्जा लिया ही नहीं हुआ लेकिन आप उसकी बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं कितनी लायबिलिटी है। या एक लायबिलिटी है, उस एंटिटी ने पे ऑफ कर दी हुई है लेकिन फिर भी वो उस एंटिटी के अंदर नजर आ रही है। या वो अभी तक पे नहीं की, लायबिलिटी नजर आनी चाहिए लेकिन नहीं दिखा रहे आप उसको, तो इसका मतलब है कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड ओनर्स इक्विटी का, यानी कि इकोनॉमिक फिनोमिना का। टू बी यूजफुल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंट रेलेवेंट फिनोमिना बट इट ऑल्सो फेथफुल। अब ये जो बात की है ना इसने, असल में ये रेलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों जो है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए ये बात की है उसने कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक ये है कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो और दूसरा ये है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेटिव। तो कहता है कि तो उसको यूजफुल बनाने के लिए फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर, अब मैं सिर्फ ये लिखूंगा आई एल एंड सी। कोई बच्चा मुझे बताए इस आई एल एंड सी से क्या मुराद है? अवैस या उसामा, सादिया, कोई बच्चा बताए आई एल सी से क्या मुराद है? बोलो बच्चों। हारिस, गौरी, आदिल, एहसन, कोई बच्चा, साकिब। टू मेक इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर आई एल सी, आई इन्वेस्टर, सर इन्वेस्टर, लेंडर। माशाल्लाह, ग्रेट। अगर आज के इस लेक्चर में आपको आईएलसी समझ आ गया है तो मैं कहता हूं कि आपको बात बन गई आज की, ठीक है। वेल, तो कहता है परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन वुड हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं जो आपने पीछे आपने ये देखा था। कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए। कंप्लीटनेस क्या है? The depiction include all information necessary for user to understand the phenomena thing. All information जो उसकी है वो आपने complete लिखी है, including all necessary description explanation. Neutral, unbiased, कोई bias नहीं होना चाहिए उसके अंदर। Free from error, कोई error omission नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Well बेटे ऐसा है कि अभी आपका लेक्चर का टाइम जो है ओवर हो गया और इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन आई अप्रिशिएट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ आए। इसमें अब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से एक तो आपको मालूम है, एक अभी हमने उस लेवल पे नहीं किया हुआ है। ये इनहेंसिंग जो है ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, दो हैं।
और ये इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखते मैंने फंडामेंटल की बात की, फंडामेंटल रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जो इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दैट इनहेंस द यूजफुलनेस, वो कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है बेटे। ये आपने, ये फंडामेंटल है, ये इनहेंसिंग है, ओके। इसमें 2 हैं, इसमें 1 2 3 4, ओके। ये इनहेंसिंग की बात होता है। तो ये आपने बेटे जरा कल पढ़ के आना है, ताकि मैं आपको कल मीन्स द नेक्स्ट लेक्चर जो आपका, ताकि इस पे मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू नो वेरी वेल, आपने एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी इनको किया हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से तैयार करनी है जैसा कि यहाँ पर। वैसे हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है अच्छी तरह से, इसलिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और ये कुछ उसने अब सॉल्यूशन दे दिए और एमसीक्यूज दे दिए। लो बच्चों, आपका होमवर्क जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को सिर्फ यूँ कह लो कि आधा घंटा की रीडिंग मेरे साथ करनी है, लेकिन उससे पहले जितना भी कुछ है आप सब खुद से रीड आउट करते आएंगे। और अगर इसमें आप लोगों को कोई इश्यू होगा तो आई विल टेक अप, अदरवाइज हम अपनी रिवीजन जो है वो जारी रखेंगे। हमारा 2 चैप्टर्स जो हैं इसमें अभी कुछ थोड़ा सा पोर्शन रहता है जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। सर एमसीक्यूज भी करके हैं। जी बेटे, एमसीक्यूज भी सब कुछ कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि मैंने आपको जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको 2 मैंने बताई हैं, एक फंडामेंटल और एक इनहेंसिंग, ठीक है। तो ये फंडामेंटल और इनहेंसिंग जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पे मैंने फर्दर अभी आप लोगों को लेक्चरिंग करना है, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बन रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि डेप्रिसिएशन के ऊपर, ये वाला एरिया है जो कि हमने करना होगा। लेकिन बहुत अच्छा हो आप साथ साथ देखो बेटे, रिवीजन का मतलब ये है कि अब आप एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में, एग्जामिनेशन मोड में आ गए हैं, ठीक है। अब से ऑनवर्ड्स तो आपका एग्जामिनेशन मोड मींस उस लेवल पे पढ़ाई शुरू हो गई है इसलिए सीरियसनेस होनी चाहिए अब आपकी पढ़ाई में, ठीक है बेटो। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।